जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा है। वैसे तो ग्रहों की गोचरीय स्थिति की सिर्फ बात करें तो कुंभ राशि के फेवर में चल रही है। अभी तक पिछले कई महीने से कुंभ राशि वालों के लिए गोचरीय की स्थितियों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। जिन लोगों को दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं उन्होंने अपने करियर में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा राइज भी किया है। बहुत से लोगों की हॉरोस्कोप हमने देखी है जिनको नौकरी नहीं थी, प्रमोशन नहीं था, तरक्की नहीं थी, यात्राएं नहीं थी, विदेश की यात्राएं नहीं थी, वो सब पिछले 4-5 महीने में हमें देखने के लिए मिली हैं। अब जुलाई 2022 के महीने में सबसे मुख्य बात तो ये है कि इस महीने 5 ग्रह स्वग्रही रहेंगे। मंगल से लेकर शनि तक 5 ग्रहों की भूमिका अपनी अपनी राशियों में रहेगी, अपने अपने भावों में रहेगी और वो आपकी राशि से निम्न स्थानों में चलकर उन भावों को बली कर देंगे। क्योंकि ग्रह अपने घर को देखे, उच्च का हो जाए या स्वराशि का होकर चले तो उसके फलों में वृद्धि हो जाती है, उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। आइए जानते हैं उन कारकत्वों का आपके जीवन पे, उन स्वग्रही ग्रहों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा जुलाई के महीने में। क्योंकि जुलाई के महीने में सबसे बड़ी जो घटना होने वाली है वो है आपके राशि के जो मालिक हैं शनिदेव, वो 12 जुलाई को फिर से वापस वक्री होकर मकर राशि में ही पहुंच जाएंगे। राशि का मालिक द्वादश में जाए इसमें कोई संदेह नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऐसी ऐसी मिलती हैं जो सारी बाहर के लोगों से मिलती हैं। दूर के लोगों से संपर्क बनाकर जाना, उनसे संपर्क बनाना, उनके द्वारा काम करना, वो बैठे बिठाए आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैं विदेश से संपर्क कर रहा हूँ या मैं आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर से संपर्क कर रहा हूँ, उस मामले में अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूर ट्रैवलिंग्स, यात्राओं के मामले में अच्छा माना जाता है। थोड़ी सी कोताही बरत देता है ये कॉम्बिनेशन जब आपके जीवन में आपका खान पान गलत हो जाए या लाइफ स्टाइल गलत हो जाए या आप अनुशासनहीन हो जाए। अदरवाइज शनि का स्वराशि का होकर द्वादश में जाना खराब नहीं माना जाता है। ये शनि 12 जुलाई के बाद इसी राशि में भ्रमण करते दिखाई देंगे, यानी शनि यहाँ होंगे स्वराशि के। तो सबसे पहले राशि से द्वादश में ग्रह है, 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन ये प्रथम चरण भी आपके लिए नुकसानदायी नहीं है। अब बृहस्पति के बारे में आप देखो कि बृहस्पति आपको 2 प्रकार से धन देते हैं। पहला धन एकादश, दूसरा धन दूसरे घर का। धन का कारक भी है, धन के स्वामी भी हैं, लाभ के मालिक भी हैं, यानी बृहस्पति की पूरी जिम्मेदारी बन रही है आपको फायदा देने की। अब वो शनि के नक्षत्र में और शनि से दृष्ट भी हैं। देखिए शनि के लिए हमेशा ये कहा गया है कि शनि ग्रह की जो दृष्टियाँ हैं वो श्रापित हैं, कि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी उस भाव से संबंधित संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। कि अगर बृहस्पति शनि के नक्षत्र में होकर शनि से दृष्ट हो जाएं तो ये संघर्ष सेकंड हाउस में होगा। और दूसरा घर अगर धन है तो दूसरा घर परिवार भी है। तो ऐसे समय में आपको पारिवारिक संबंधों को संभाल कर चलना है। जितना समय आप अपने काम के लिए दे रहे हैं उतना ही समय आप अपने परिवार के लिए भी दें। धन संचय पर ध्यान रखें, खर्च अधिक ना हो। व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की उलझनों में आपका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए कि आपको यही पता नहीं है कि आपके पास कितना आ रहा है और आप कितना खर्च कर रहे हो। उसका कोई लिमिटेशन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पैसे खर्च अधिक हो जाते हैं, बाद में व्यक्ति सोचता है कि भाई ये तो मुझसे गलती हो गई। तो अपने पैसे को सेव कैसे करोगे आप, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्योंकि शनि के नक्षत्र में बृहस्पति का होना और शनि से दृष्ट होना इसी चीज़ की इंडिकेशन देता है। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि शनि अगर राशि के मालिक हैं तो वो द्वादशेश भी हैं, और द्वादश एक्सपेंडिचर, खर्च, नुकसान, लॉस को दर्शाने वाला प्लैनेट है। तो ये कॉम्बिनेशन तो मुझे शनि और बृहस्पति से दिखाई दिया। जबकि हम एक दोहरे गोचर के बारे में बात करें तो बृहस्पति और शनि का दोहरा गोचर राशि से 6ठे घर में आता। लगातार आपको संघर्ष करने की क्षमता देता है ये प्लैनेट, लगातार आपको परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है ये प्लैनेट। तो थोड़ी सी चिंता धन की करें कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ खर्च करना है। दूसरा जो आपका ये स्वास्थ्य है उसके लिए भी थोड़ी चिंता। अब आपके लिए एक बहुत सुंदर राजयोग इस महीने बनेगा, वो है शुक्र बुध का राजयोग। और ये राजयोग महीने में आधे महीने तक भी रहेगा और उसके बाद रिपीट भी होगा। पहले शुक्र बुध का एक संयोग बनेगा राशि से 4थे घर में। 4थे का मालिक 4थे घर में भूमि, जमीन, ज़्यादा सुख साधन देता है। 4थे घर का मालिक 4थे घर में हो तो व्यक्ति को सुख साधनों में बढ़ोतरी करता है।
क्योंकि यहाँ पे बैठ के शुक्र बनाते हैं मालव्य योग, और ये मालव्य योग आपके जीवन में आपको देता है लाभ, क्योंकि वो चौथे घर का मालिक है, इसलिए भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ दे देगा। सुख साधनों को बढ़ा देगा, घर के अंदर कोई सुख साधन आ जाएगा, भाग्य आपका ठीक चलेगा। ये शुक्र बुध दोनों यहाँ से मिलकर दशम भाव पे दृष्टि भी देंगे, यानी जो सुख दे रहा है वो व्यक्ति, वो प्लेनेट कर्म भी करा रहा है कि मेरे कर्म भी ठीक है, मुझे काम मिल रहा है, मैं अब खाली नहीं हूँ, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम बन रही है। उसके साथ पंचमेश बुद्धि की युति भी है। पंचम भाव बुद्धि है कि मेरे जो व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, तो ज़रूरी थोड़ी हर समय वो शिक्षा ही करते रहेंगे, फिर वो अपनी योजनाओं और अपनी बुद्धि का लाभ लेंगे, फिर वो उनके द्वारा की गई बातें, उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं, वो सब सफल साबित हो जाएंगी। पहले शुक्र का परिवर्तन होगा 13 जुलाई को, शुक्र योग कारक होकर त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, और फिर 16 जुलाई को बुध का ट्रांजिट भी यहीं आएगा, फिर पंचमेश पंचम में होंगे, यानी पहले शनि स्वग्रही, फिर बृहस्पति स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, और अब होंगे बुध स्वग्रही, यानी शुक्र बुध का राजयोग जो पहले केंद्र में था अब वो त्रिकोण में है, अब वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। यानी शुरुआत में 16 जुलाई तक का स्थिति देखें तो आपके लिए बेहतर है, और 16 जुलाई के बाद और बेहतर स्थिति इस शुक्र बुध की युति से हो जानी है। आप ये देखिएगा कि बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध, इनका तालमेल बहुत अच्छा। सूर्य भी पंचम भाव में चलेंगे, पंचम में बैठा हुआ सूर्य ठीक होता है क्योंकि वो केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में है। ये कॉम्बिनेशंस अच्छा ही है, चाहे वो साझेदार के सहयोग से फ़ायदा दे, चाहे जीवन साथी से फ़ायदा दे, लव रिलेशनशिप्स में फ़ायदा दे, इन सबको मेंटेन करके चले। थोड़ा सा 16 जुलाई के बाद जब सूर्य परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे तो ये समय थोड़ा सा संबंधों को सुधारने वाला होगा, क्योंकि उस दौरान जब सूर्य का ट्रांजिट यहाँ होगा तो शनि भी उसको यहाँ दृष्टि देंगे। इसका मतलब है आपका सप्तमेश है सूर्य, जीवन साथी के साथ संबंध थोड़ा सा मधुर बना के रखो। छोटी मोटी खटपट हो सकती है, छोटा मोटा विवाद या हेल्थ इश्यूज हल्के बहुत आ सकते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मंगल और राहु का है। शास्त्र में इसको अंगारक योग कहा गया है, लेकिन अंगारक योग जब जब 3, 6, 11 में बनता है तो मैं इसको एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन कहता हूँ, क्योंकि मंगल और राहु दोनों को पसंद है तीसरा भाव। मंगल और राहु दोनों वो ग्रह हैं जो लगातार एनर्जी देते हैं। राहु भी यहाँ मंगल की राशि में बैठकर मंगल की ही भाषा बोलेगा, और मंगल है स्व राशि के। तीसरे घर में अगर मंगल राहु हो तो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, और लोगों को भी मोटिवेट कर देता है कि तुम घबराते क्यों, तुम अपना काम करो, क्योंकि मंगल राहु अच्छा है। लेकिन कहते हैं मंगल अगर चर राशि का होकर यहाँ हो तो अति साहस से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, जल्दबाजी से बचें। आपको लगता है कोई चीज़ आपको आती है, आप उसको कर लेंगे तो उसके लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम चुपचाप करो, अपना लाभ लो, अपने जेब में रखो और शांत रहो। ये नहीं कि जग जाहिर कर दो कि मैंने ऐसे पैसा कमाया, मैंने वैसे कर लिया, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये मंगल राहु आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप अपने टारगेट से भ्रमित नहीं होते हैं, अगर आप अपने टारगेट से भटकते नहीं हैं, तो ये मंगल राहु एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है जो आपको अच्छा फल देगा। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन वाइज अगर देखें तो शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध, ये 5 ग्रह मुख्य हैं, क्योंकि शुक्र और बुध तो आपके लिए राजयोग जैसी स्थिति देते हैं। बृहस्पति धन का कारक है, स्व राशि का है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। गोचर बहुत फेवर में है आपके। किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये था मेरा आज का विषय कि जुलाई के महीने में कौन से प्लेनेट कहाँ मूवमेंट करके आपको कैसा लाभ देने वाले हैं, क्या लाभ है, क्या सावधानी रखनी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।